हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। और आज इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम अलग अलग है। ये वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। हमारी प्रश्नावली 2.2 प्रश्न, उसका 4 सवाल कर लिए थे। 5वां सवाल है, सॉरी 3 सवाल कर लिए थे, चौथा सवाल है आपका। किसी खेल के मैदान वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं, जबकि वृत्ताकार पथ पर मैदान का चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट लगते हैं। माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलने पर बताइए कि दोनों पुनः कितनी देर बाद मिलेंगे। ठीक है, इसको मैं हिंदी, शुद्ध हिंदी में था, थोड़ा समझाता हूँ। एक पार्क है इस शेप में, एक लड़की है अनुप्रिया और एक लड़का है रमन, जो चलना चालू करते हैं। ठीक है, उन दोनों का चलने का समय, स्पीड कम ज़्यादा है, तो अनुप्रिया पहले चलती है। ठीक है, अनुप्रिया 12 मिनट के 12 मिनट के अंदर एक राउंड पूरा कर लेती है। लेकिन वही रमन को है ना, राउंड पूरा करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब तक वो अनुप्रिया पूरा करती है ना, रमन यहीं तक अटका पड़ा रहता है, क्योंकि उसको लगता है 18 मिनट। जब तक रमन पहुंचेगा 18 मिनट में, तो पता नहीं अनुप्रिया कहाँ पहुंच जाएगी। मतलब रमन और अनुप्रिया पहले चक्कर में तो मिलने से रहे। ठीक है, जब तक अनुप्रिया पहला चक्कर पूरा करेगी तो रमन अटका ही रहेगा, पीछे अटका रहेगा। जब रमन पहुंचेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, तब तक अनुप्रिया आगे निकल चुकी होगी। तो हमारा आंसर ना तो 18 मिनट में है ना 12 मिनट में, मतलब उससे ज़्यादा ही समय लगेगा दोनों को मिलने में। तो ऐसा है, जब भी हमारा आंसर हमारे दोनों गिवन वैल्यू से बड़ा होता है, जो हमारे दिया हुआ है सवाल में उससे बड़ा होता है, तो हम निकालते हैं LCM। ठीक है, और जब भी कुछ चीज़ जमानी होती है, तो मैंने बताया था जमाने के केस में क्या निकालते हैं, HCF। ठीक है, तो यहाँ पर हमने LCM निकाल दिया। रमन द्वारा लिया गया समय, अनुप्रिया द्वारा लिया गया समय, दोनों को लिखा। उसको 18 मिनट लग रहे हैं, उसको 12 मिनट। दोनों का पुनः मिलने का समय LCM 18 और 12 का। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड किए, दोनों में 2 और 3 कॉमन आ रहे थे, कुछ भी नॉन कॉमन नहीं था। इनकी अधिकतम घात 2, यहाँ पर अधिकतम घात, यहाँ पर भी 2, तो 36 मिनट लगेंगे उन दोनों को वापस मिलने में, पुनः मिलने में उन्हें 36 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका नेक्स्ट सवाल जो है, एक संगोष्ठी, मतलब एक सेमिनार होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, संगोष्ठी बोलते हैं उसको, में हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले प्रतियोगियों की संख्या 60, 84 और 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतियोगी बिठाए जाते हैं, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमें बच्चों को कमरों में जमाना है। ठीक है, और हमें बताना है कम से कम कितने कमरे काम में लाए हम। ठीक है, तो मुझे बताया जहाँ पर भी जमाने की बात आती है HCF निकाल देंगे, निकाल दिया मैंने HCF। ठीक है, 60, 84 और 108 हिंदी में प्रतियोगियों की संख्या, इंग्लिश में प्रतियोगियों की संख्या और गणित में प्रतियोगियों की संख्या 108। ठीक है, एक कमरे में अधिकतम प्रतियोगियों की संख्या बराबर HCF, इन तीनों का HCF निकाल दिया। ठीक है, अब पहली बात तो मैंने अधिकतम वर्ड क्यों यूज़ किया है यहाँ पर। बेटा मान लो मेरे को 20 बच्चे बैठाने हैं। ठीक है, तो अगर मैं 10-10 बच्चे 2 कमरों में बैठाऊँ, मतलब बच्चे अगर मैं 10 लेता हूँ तो 2 कमरे चाहिए होंगे मेरे को। ठीक है, अगर मैं 5-5 बच्चे लेता हूँ तो मेरे को 4 कमरे चाहिए होंगे। समझ रहे हो? तो जितने कम बच्चे लूँगा उतने ही ज़्यादा रूम्स की आवश्यकता मेरे को होगी, उतने ज़्यादा कमरे चाहिए होंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा है न्यूनतम कमरे। अगर मेरे को कम से कम कमरे चाहिए तो बच्चे कितने लेने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बराबर संख्या होनी चाहिए लेकिन। तो ठीक है, तो आप बोलोगे सर आप वहाँ पे 11 बच्चे क्यों नहीं बैठा रहे 20 वाले केस में। तो 20 वाले केस में ऐसा है, 11 बैठाऊंगा तो एक में 11 बैठ रहे हैं, एक में 9 बैठ रहे हैं, बराबर नहीं हो रहे ना, तो बराबर भी होने चाहिए। तो यहाँ पर जब हमने ये सारी वैल्यू निकाली, ये हमने क्या निकाला, इसका अभाज्य गुणनखंड, और जब HCF निकाला तो 2 की घात 2 और 3 की घात 1, तो प्रति कमरे में 12 प्रतियोगियों की वाई है। एक कमरे में 12 प्रतियोगी बैठ सकते हैं, 12 बच्चे बैठ सकते हैं कुल मिला के। ठीक है, तो 12 से ज़्यादा ही, अगर किसी भी कमरे में 12 से ज़्यादा बच्चे लेते हैं अपन, तो मामला बिगड़ जाएगा, बराबर नहीं रहेंगे फिर वो बच्चे। ठीक है, तो ये हो गया अपना 12 प्रतियोगी प्रति कमरा। तो बच्चे आंसर लिखा जाता है 12। अरे बच्चे, उसने ये थोड़ी पूछा है कितने बच्चे बैठाने हैं, वो बोला कितने रूम चाहिए, तो रूम्स के लिए आगे चलेंगे अपन। ठीक है, यहाँ तक लिख लो, अच्छी तरीके से हट गया।
तो यहाँ पे लिखोगे हिंदी के लिए कमरों की संख्या। अंग्रेजी के लिए कमरों की संख्या। गणित के लिए कमरों की संख्या। हिंदी में कितने बच्चे बैठे हैं? कुल बच्चे हैं 60 और एक रूम में 12 बच्चे बैठ सकते हैं, तो हमें 5 कमरे चाहिए होंगे। ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में 84 बच्चे हैं और एक रूम में 12 बच्चे बैठ सकते हैं, तो हमें चाहिए होंगे 7 कमरे। गणित में 108 बच्चे बैठ सकते हैं और कुल हैं, और हमें 12 बच्चे एक रूम में बैठाने हैं, तो हो सकते हैं यहाँ पर 9 बच्चे, 9 कमरे। तो ये कमरों की संख्या आ गई। तो यहाँ पर कुल कमरों की संख्या बराबर 5 + 7 + 9, 21 कमरे। तो बेटा कम से कम 21 कमरे होंगे, तभी आप बच्चों को बराबर बैठा सकते हो, नहीं तो नहीं बैठा सकते। तो अगर आप ये छोड़ के आ जाते हो 3 नंबर के सवाल में, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर इसका कट जाएगा। 12 तक निकाल के आ जाओगे ना। तो बेटा 12 तो सिर्फ बच्चों की संख्या है, ये कमरों की संख्या के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको हल्के में मत लेना। कुछ भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करिए, देखिए, फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो जब होमवर्क भेजते हो उसी नंबर पर मेरे को पूछ लो व्हाट्सएप करके, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 2 सवाल। ये अपनी प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट हो गई। अब करेंगे हम प्रमेय 2.4। सिद्ध करना है हमें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये मान लो एक तरीके से रटने का सवाल है, पेपर में आता भी है, तो इसलिए मैं आपको ये भी नहीं बोल सकता कि आप इसको हल्के में ले लो, समझना भी पड़ेगा, टाइम भी लगेगा, आपको बहुत ही ध्यान लगा के पढ़ना पड़ेगा इसको। हमें सबको पता है √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको सिद्ध कैसे करें? ठीक है, तो इसको सिद्ध करने का तरीका है, उससे पहले आप ये समझ लो, अगर 3 संख्या है 5 × 2 × बराबर 10, ये है 3 संख्या इस रूप में होती है, तो मैं कह सकता हूं कि जो पहली संख्या है वो आखिरी संख्या को भाग दे रही है। दे रही कि नहीं दे रही? 5 10 को 2 बार भाग दे रहा है, समझ रहे हो? अब इसका काम है आगे, क्या है? इसको तो चलो छोड़ो, इसकी शुरुआत होती है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। हम उसे अपरिमेय नहीं मानते, एक बार उसे परिमेय संख्या मान लेते हैं पहले, देखते हैं अगर सही हुए तो चल जाएगा, नहीं तो अपरिमेय। तो √2 परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? कोई भी नंबर जो p/q के रूप में हो, p q वहां पर क्या है? पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक। q 0 नहीं हो सकता। p q सह अभाज्य। बेटा ये जो लाइन लिखी ना मैंने, सहअभाज्य, यही है तुम्हारा पूरा खेल, इसी नंबर पे है। बोलोगे सर हमने ये डेफिनेशन तो पहली बार पढ़ी है, सहअभाज्य क्या होता है? सहअभाज्य बेटा एक ऐसी 2 संख्याएं होती है जो किसी कॉमन नंबर से भाग नहीं जा रही होती। मान लो 3 और 7 है, 7 भी नहीं लेते, एक बार 8 और 21 है। 8 और 21 ये किसी सेम नंबर से भाग नहीं जा रहे।
8 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, ठीक है, लेकिन 21 7 और 3 से ही जाता है, मतलब उनमें किसी भी कॉमन नंबर का भाग नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये भी यही कह रहा है कि पी और क्यू है ना, सब भाज्य हैं, वो किसी कॉमन नंबर से भाग नहीं जाएंगे। हमने ये माना है अभी तक, क्योंकि परिमेय संख्या मानी है इसको, लेकिन सिद्ध क्या करनी है, अपरिमेय। आगे चलते हैं, आप इसको गुणा कीजिए, √2q बराबर p, स्क्वायर कर दीजिए इसका, 2q² बराबर p²। इसका स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे q², इसका स्क्वायर करोगे p²। तो यहां पे लिखेंगे 2 2 से भाज्य है। मैंने समझाया था 3 संख्याएं होती हैं, ऐसे लिखी रहेंगी, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर तीसरी संख्या। तो हम कह सकते हैं जो तीसरी संख्या है वो पहली संख्या से क्या हो रही है, भाग जा रही है। कितनी बार जा रही है, q² बार जा रही है, ठीक है। तो 2 जो है वो p को भाग दे रहा है। तो मुझे एक बताओ, अगर 2 किसी संख्या के स्क्वायर को भाग दे रहा है, 16 को भाग दे रहा है, 8 बार दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो 4 को भी भाग देगा कि नहीं देगा। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भाग जा रहा है, तो वो नंबर खुद भी डिवाइड होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर है 16, तो 4 भी भाग जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे p भी 2 से भाज्य होगा। समझ गए बात को। तो p² अगर 2 से भाग जा रहा है तो p भी जाएगा। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, 2 जा रहा है, 2 से क्या भाग जा रहा है, p भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है हमें नहीं पता, तो यहां पर a लिख देंगे अपन, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, ठीक है। ये क्या लिखा है सर, वही चीज लिखी बेटा, ये वाला संख्या इस वाली संख्या से भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने यहां पर a मान लिया, ठीक है। अब इस मान को समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 और 2 द्वारा, सॉरी थोड़ा सा मैं बीच में आ गया, यहां से p का मान उठाओ और इधर इधर रख दो, 2q² बराबर p की जगह क्या रख दूंगा, 2a का होल स्क्वायर, तो 2q² बराबर 4a², 2 से कट गया ये 2 बार, तो q² बराबर 2a², ठीक है। नहीं समझ में आया, इसको रिवर्स करके देखना, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। मैंने यहां से 2a उठा के इधर रख दिया p पे, होल स्क्वायर कर दिया इसका, ठीक है। अब इसको सीधा करेंगे, ठीक है। सीधा कैसे करेंगे, 2a² बराबर q², मतलब मैंने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। मैं वैसे भी समझा सकता था लेकिन आपको समझ में कम आता, फिर से वही सिचुएशन आ गई। क्या, यहां पर जो 2 है वो किसको भाग दे रहा है, q² को, तो लिखोगे q² 2 से भाज्य है, तो q भी 2 से भाज्य होगा। बोला कि सर ये क्या कर दिया, मतलब देखो यार ऐसा है, तुम इसे टुकड़ों में याद करो, टुकड़ों में समझो, लेकिन 3 टुकड़ों में इसको समझना ही पड़ेगा। चाहे तुम याद करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन 3 पार्ट्स में करोगे तो अच्छा रहेगा। पहला पार्ट ये परिभाषा, दूसरा पार्ट ये, और तीसरा पार्ट ये जो इधर लिखा है मैंने पूरा, ठीक है। बोलोगे सर वैसे तो कचरा हो गया, लेकिन आप बोलो आगे। देखो ऐसा है, हमने माना था स्टार्टिंग में कि p और q किसी कॉमन नंबर से भाग नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर p 2 से भाग जा रहा है, q भी 2 से भाग जा रहा है। बस हमने जो माना था वो गलत माना था, मतलब हमने माना था कि उससे अभाज्य संख्या है वो किसी कॉमन नंबर से भाग नहीं जाएंगी, लेकिन वो किससे भाग जा रही है, यहाँ पर 2 से भाग जा रही हैं। मतलब हमने जो कल्पना करी थी, ये कल्पना हमारी क्या है, गलत है। लेकिन आपको उसको ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा, मतलब आपको लिख के बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपको बोलना क्या चाह रहे हो। तो मैं इसको मिटा देता हूं, यहां तक आपने लिख लिया होगा। दो p
Q दोनों 2 से भाज्य हैं। ठीक है, दोनों 2 से भाज्य हैं। यह हमारी कल्पना में विरोधाभास इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, ये मैंने क्या लिखा है, ये क्या रामायण लिख दी मैंने। जो अपन ने सवाल किया ना उसको मैंने सीधे सीधे शब्दों में लिख दिया। क्या है ये शब्द? P और Q दोनों 2 से भाग हो रहे हैं, भाग जा रहे हैं। ठीक है, ये हमने सिद्ध किया अभी। लेकिन हमने क्या माना था, हमारी कल्पना जो हमने करी थी, मतलब हमने जो माना था वो क्या माना था कि वो तो सेम संख्या से भाग नहीं जा रहे। यह हमारी कल्पना में एक विरोधाभास है। हमारी जो कल्पना है उसका विरोध कर रहा है, ये विरोधाभास है उसमें। इसका मतलब हमारी कल्पना गलत है। और हमने क्या कल्पना करी थी कि √2 एक परिमेय संख्या है। मतलब हमारी कल्पना गलत हो गई। इसका मतलब क्या है, वो एक परिमेय संख्या नहीं है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो बेटा यही है ये कहानी, रामायण जो भी लगे आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सवाल मैं ऐसे भी नहीं बोल सकता छोड़ दो, क्योंकि ये पेपर में आते ही आता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको आ जाएगा। थोड़ा सा आप ये ध्यान दीजिए कि सर ने स्टेप्स के लिए, जैसे मैंने पहले स्टेप में समझाया था कि √2 बराबर P और Q, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर कर दिया, पता चल रहा है 2 से P भाग जा रहा है तो लिख दो। P स्क्वायर भाग जा रहा है तो P भी भाग जाएगा। तो 2 से P भाग जा रहा है, A बार भाग जा रहा है, फिर आप इसको उठा के इसमें रख दोगे, फिर पता चलेगा कि Q भी भाग जा रहा है उससे। बस इतना सही है। मेरे को देखो रटा हुआ है ना, रटा हुआ नहीं है, मैंने समझा है इसको, टाइम लगा है थोड़ा सा लेकिन हो गया। ठीक है, आपसे भी हो जाएगा। अब बात है कि 3 क्वेश्चन करवाए वैसे मैंने, बड़े बड़े हैं थोड़े से, लेकिन आपको और क्या करना है। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पे √2 का करवाया ना, आपको √3 का और √5 का करना है। तो आप ऐसा कीजिएगा, √3 का आप मेरे को करके बताना, √5 3 का आ गया तो 5 का भी आप कर लोगे। ठीक है, √5 का पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, यहाँ पर √3 कर दोगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, जहाँ जहाँ पर 2 आ रहा है वहाँ पर 3 लिख देना। और ये सवाल भी करना है। कुल मिला के आपके पास 4 सवाल हो गए बड़े बड़े। ठीक है, प्रश्न भी लिखना है साथ में, प्रश्न लिखना ज़रूरी है। और जितने भी प्रश्न हैं ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे आपको। ठीक है, अभी मैं लिख नहीं रहा बोर्ड पे, मैं ऊपर डिस्प्ले करवा दूंगा उनको। ठीक है, इसी भी तरीके से। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मैं जानबूझ के आगे नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पढ़ाया तो मिक्सअप हो जाएगा सारा। थोड़ा आगे वाला सेम सा टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा अलग है, तो मिक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, मिलना है अगली क्लास में, तब तक